बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रीजनिंग। रीजनिंग कहते हैं दलील को। रीजनिंग कहते हैं दलील को। चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। जो बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट जो भी है बायोलॉजी के, वो इंफॉर्मेशन को जमा करते हैं किसी मसले के बारे में एंड फार्मूलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस। और एक अपना मफरूज़ा बनाते हैं और दलील का अमल को इस्तेमाल करते हुए उसी का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दो हैं, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ये दो दलील रीजनिंग के इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम को हल करते हैं और फार्म अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये दो पिक्चर्स हैं हमारी। ये एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट कर रहा है किसी इंसान को और उसके उसमें प्लाज्मोडियम इसकी बॉडी से जिस्म में शिफ्ट हो रहा है। और ये है स्टेजेस। अगर किसी आदमी में, किसी बच्चे में अगर मलेरिया उसे हो जाता है तो किस स्टेजों पर प्लाज्मोडियम शिफ्ट होता है, अपना अमल शुरू करता है, तो सारे जिस्म में ये फैल जाता है। तो पहला है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये ऐसी दलील है जो मूव करती है स्पेसिफिक टू जनरल, एक खास चीज से एक आम चीज की तरफ ये मूव करती है। मिसाल के तौर पर शार्क इज अ फिश। शार्क एक मछली का किस्म है। ऑल फिशेस हैव स्केल्स। सब जो मछलियां होती हैं उसके जिस्म पर स्केल्स होते हैं, उसकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्केल। इसलिए शार्क को भी स्केल्स होंगे। तो ये हमारा जो रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग, वो मूव हो रहा है स्पेसिफिक टू जनरल, क्योंकि ये शार्क हमारा स्पेसिफिक है। अगर आपने एक मछली को देखा है तो उसके बॉडी पर स्केल्स हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे, ये अपना दलाइल ये बना लेंगे कि सारी मछलियों पर स्केल्स होते हैं। अगर आपने सारी दुनिया की मछलियों को देखा नहीं, फिर भी आप एक मछली को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, अगर फिश है ओ कैट है, सॉरी, कैट। अगर कैट बिल्ली पर उसके फर होते हैं, उसके सारे जिस्म पर बाल होते हैं, तो अगर आपने एक बिल्ली को देख लिया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये इंडक्टिव रीजनिंग बना सकते हैं कि दुनिया की सारी जो बिल्लियां हैं उस पर फर होते हैं। तो ये आप एक मखसूस स्पेसिफिक स्पेसिफिक बिल्ली देखी और आपने जनरल अंदाज़ा लगा दिया, इसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और दूसरा है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें आप डिडक्शन करते हैं। मतलब कि आप उसे और रीजनिंग दलाइल देके आप उसे अपने हाइपोथेसिस को सही करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब ये जो है इसका उलट होता है। डिडक्टिव रीजनिंग जो मूव करता है जनरल टू स्पेसिफिक, आम से खास की तरफ जाता है। मिसाल के तौर पर डिडक्टिव रीजनिंग, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये हमारा डिडक्टिव रीजनिंग है। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब है, देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो सारे मलेरिया के जो पेशेंट है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो आपने ये डिडक्टिव रीजनिंग की कि अगर प्लाज्मोडियम एक सबब है एक मलेरिया का, तो हर पेशेंट के खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये आपने एक जनरल टू स्पेसिफिक आपने बात की, एक आपने रीजनिंग दी, इसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। इट इज बेस्ड ऑन इफ देन स्टेटमेंट। ये बेस करती है, डिपेंड करती है इफ और देन के बयान पर, अगर के बयान पर। अगर, फिर, अगर प्लाज्मोडियम होगा मलेरिया में, मलेरिया का सबब है, देन, तो
मलेरिया के हर पेशेंट में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो आपने इफ देन का स्टेटमेंट ये आपने दे दिया। डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड। डिडक्टिव रीजनिंग जो है इसे टेस्ट किया जा सकता है एंड वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। आप उसे टेस्ट कर सकते हैं अपने अपने जो ये आपने बनाया है डिडक्टिव रीजनिंग, इसे आप वेरीफाई किससे कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई है या नहीं उसमें प्लाज्मोडियम ब्लड, मलेरिया पेशेंट के खून में ब्लड मलेरिया प्लाज्मोडियम है या नहीं। इन मलेरिया केस द फॉलोइंग डिडक्शन इज मेड। तो साइंटिस्ट ने लिवरॉन ने ये अपना एक डिडक्शन बनाया था कि अगर मलेरिया का सबब प्लाज्मोडियम है तो हर जो भी जिसे बुखार आता है मलेरिया पेशेंट को, तो उसके खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फिर अगला स्टेप है एक्सपेरिमेंट। क्योंकि आपने आपने हाइपोथेसिस को सही करना है एक्सपेरिमेंट से। अगर आपने को डिडक्शन बना ली डिडक्टिव रीजनिंग, तो आप उसे टेस्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट से। अब अपने दलाइल को सही साबित करेंगे एक्सपेरिमेंट से। वंस अ प्रॉब्लम हैज बीन ऑब्जर्व्ड एंड हाइपोथेसिस सजेस्टेड, एक बार प्रॉब्लम के मसले को ऑब्जर्व किया गया और आपने मफरूज़ा सजेस्ट कर दिया, तो द नेक्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड इज टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन रीजनिंग। तो अगला मरहला आपका साइंटिफिक मेथड में यह होगा कि आप तजुर्बा करेंगे बेस्ड ऑन रीजनिंग, किसी किसी दलाइल पर होगा, ऐसे तुक्का नहीं होगा, एक लॉजिक होगी उसमें। एक्सपेरिमेंट इज अ प्रैक्टिकल performance of scientists to identify the real cause of problem based on inductive and or deductive reasoning। एक्सपेरिमेंट जो है वो एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है। आपने लेबोरेटरी में जाकर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, वो साइंटिस्ट करते हैं। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द रियल काज ऑफ प्रॉब्लम। वो अपने फिर ढूंढते हैं कि असल उस प्रॉब्लम की वजह क्या है, बेस्ड ऑन इंडक्टिव एंड और डिडक्टिव रीजनिंग। वो मुश्तमिल होगी इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पर। A key assumption is that the experiment will be repeated many times by other scientists। ये एक assumption है, तस्वर है कि एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है, बहुत बार दोहराया जाता है कि वो जैसे कि वो उसका रिजल्ट जो है वो सही आना चाहिए। साइंटिस्ट परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया, एक तजुर्बा किया, दो टेस्टिंग की उसने, एक्सपेरिमेंट दो किए। पहला था कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक था कंट्रोल ग्रुप, दूसरा था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। टू फाइंड आउट द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया के सबब को ढूंढने के लिए उसने दो ग्रुप बना लिए। उसने तकरीबन 100 बंदे जिससे मलेरिया था उसे, मतलब कि उसने 100 हेल्दी पर्सन ले लिए जिसे उसने नाम दिया कंट्रोल ग्रुप का। 100 पर्सन ले लिए जिसे मलेरिया पेशेंट थे, उसे नाम दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का। ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट्स, जिसे नाम दिया गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। 100 मलेरिया पेशेंट उसने ले लिए जिसे मलेरिया था, ऐसे आदमी थे 100 जिसे मलेरिया हो चुका था। और एंड द ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 हेल्दी पर्सन, और ब्लड उसने ले लिया एक हेल्दी पर्सन्स का जिसे मलेरिया नहीं था, जिसे बुखार नहीं था, तो उसे नाम दिया गया कंट्रोल ग्रुप का। वर एग्जामाइन अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसने माइक्रोस्कोप के ऊपर एग्जामाइन करना शुरू कर दिया। फिर आ जाता है रिजल्ट, नतीजा। तो उसने साइंटिस्ट ने कुछ तजर्बे किए, एक्सपेरिमेंट किए, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो उसका फिर आ जाता है रिजल्ट। तो रिजल्ट में आप अपना नतीजा जाहिर करेंगे और फहरिस्त करेंगे। द रिजल्ट्स आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। तो नतीजा क्या है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उससे जो जाहिर होता है आप उसे रिपोर्ट की शक्ल में
आप जाहिर करेंगे, रिपोर्ट करके देंगे। आपने उस जो आपका एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आया है वो आपने एक लिस्ट फहरिस्त करेंगे। दैट इंक्लूड्स डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशंस, वो मुश्तमिल होता है सब मुशाहिदों पर एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट, और आप अपनी डेटा बनाएंगे। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किए उसकी डेटा लेंगे आप, उसकी लिखेंगे कि कितने मलेरिया पेशेंट से खून में से कितने को प्लाज्मोडियम हुआ, या हेल्दी पर्सन थे उसमें प्लाज्मोडियम आपने नहीं ढूंढा, आपको नहीं मिला, तो वो भी आप लिखेंगे, तो रिजल्ट एक बनाएंगे। रिजल्ट वेरीफाइज द हाइपोथेसिस, जो रिजल्ट होता है वो अक्कासी करता है, वो सच साबित करता है अपने हाइपोथेसिस को। क्योंकि आपने जो हाइपोथेसिस बनाया था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो उसे रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करेगा। रिजल्ट आपको बताएगा कि वो ठीक है या नहीं। इन द केस ऑफ मलेरिया के केस में इट वॉज फाउंड दैट, ये जाना गया दैट ऑल द मलेरिया पेशेंट्स, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे, जो सब मलेरिया के मरीज थे, जिसे कहा गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, उसके खून में प्लाज्मोडियम था। वेयर एज द ब्लड सैंपल्स ऑफ हेल्दी पर्सन, कंट्रोल ग्रुप जिसे कहा गया था, जबकि जो सेहतमंद जो पर्सन थे जिसे कंट्रोल ग्रुप कहा गया था, वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, उसके खून में से हमें प्लाज्मोडियम नहीं मिला था। तो ये उनका रिजल्ट था। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन कहते हैं अखज़ नतीजे को। रिजल्ट आपने तैयार कर लिया तो आप अपना कंक्लूजन बताएंगे। फाइनल स्टेप ये होता है, द फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज डेवलपिंग कंक्लूजन। आखिरी जो मरहला होता है साइंटिफिक मेथड का, कि आपको अखज़ आपने नतीजा बयान करना होता है। दिस इज वेयर ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट और एनालाइज्ड, जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट आपने जो भी किए उसके नतीजे को जांचा जाता है, एंड अ डिटर्मिनेशन इज रीच अबाउट द हाइपोथेसिस। आपने जो मफरूजा बनाया था जैसे कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, उस पर आप पुख्ता है, डिटर्मिनेशन, आप उस पर अटल है। इफ योर हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड, अगर आपका जो मफरूजा था हाइपोथेसिस उसे सपोर्ट करता है, उस रिजल्ट को, उस कंक्लूजन को, इट इज ग्रेट, तो फिर बहुत बड़ी बात है। इफ नॉट, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। अगर आपके हाइपोथेसिस को आपका रिजल्ट सही साबित नहीं कर पाया तो आप उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, आप दोबारा करेंगे, क्योंकि आपका गलत हो चुका है। और थिंक ऑफ अदर वे टू इम्प्रूव योर प्रोसीजर, या फिर किसी और तरीके से आप कोई और रास्ता निकालें, या उसकी और कोई वजह हो सकती है, तो आप अपने प्रोसीजर को दोबारा आप रिपीट करें। तो अगर खून में से प्लाज्मोडियम नहीं मिलता, अगर खून पेशेंट के मरीज से प्लाज्मोडियम नहीं मिलता तो आप गलत हो जाएंगे, तो आपका हाइपोथेसिस आपने जो किया था वो गलत हो गया था, तो आपका कन्क्लूजन फिर सही नहीं होगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो आपने ये फिर न्यू हाइपोथेसिस देना है और न्यू एक्सपेरिमेंट करने होंगे। फिर जो एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, कन्क्लूजन इज मेड, जो इसने कन्क्लूजन बनाया था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम ही सबब है मलेरिया का, क्योंकि उसे जो मलेरिया पेशेंट थे उसमें प्लाज्मोडियम मिला था। उसके बाद आता है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी हम पढ़ते हैं, साइंटिस्ट यूज द वर्ड थ्योरी। साइंटिस्ट जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं थ्योरी, थ्योरी का एक नजरिया, इन अ वेरी डिफरेंट वे, वो एक अलग तरीके से बयान करते हैं देन नॉन साइंटिस्ट। एक नॉन जो साइंटिस्ट नहीं है, एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट नहीं है, आम आदमी है, तो वो अपने लफ्ज को आम तरह से वो बयान करता है, पर जो साइंटिस्ट है थ्योरी का है उसकी अलग माना होती है। व्हेन मैनी पीपल से, अगर बहुत से लोग कहते हैं आई हैव अ थ्योरी, मेरे पास एक नजरिया है, देन रियली मीन, उसका मतलब ये हुआ कि आई हैव अ गैस, मेरे पास एक तस्वुर है, एक अंदाजा है, गैस। साइंटिफिक थ्योरीज ऑन द अदर हैंड, और देखा जाए तो जहां पर साइंटिफिक थ्योरी होती है, आर वेल टेस्टेड,
उसे वो अच्छी तरह से टेस्ट की गई होती हैं एंड हाईली रिलायबल, और बहुत ही पायदार होती हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना, वो साइंसी तर्ज पर वजाहत किया होता है कुदरती अमल को। नेचुरल फेनोमेना, जो भी नेचुरल हमारे यूनिवर्स में फेनोमेना है, प्रोसेसेस हैं, उसे सही तरीके से वो बयान किया गया होता है। तो ऐसे तुक्के वाली बात नहीं होती। थ्योरी जो होती है वो वेल टेस्टेड और हाईली रिलायबल होती है। दे यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस दे यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसने बनाया होता है, बहुत से रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस किए होते हैं साइंटिस्टों ने, और डेटा को कलेक्ट किया होता है, और बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए होते हैं, तभी उसकी थ्योरी बनती है। ऐसे तुक्के वाली बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मिसाल के तौर पर ये नजरिया था कि एवोल्यूशन एवोल्यूशन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आप पढ़ेंगे आगे चलकर। तो जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में होता है कि इंसान पहले बंदर थे, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर ये आजकल की जो शक्ल बन गई है इंसान, जो जैसे पहले ये बंदर थे। तो एवोल्यूशन इसे ही कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त 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 के साथ तब्दीली हो जाना। तो ये इसने थ्योरी दी थी। फिर आ जाता है लॉ एंड प्रिंसिपल। अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। जो साइंटिफिक लॉ होता है, क्योंकि पहले आपने ऑब्जर्वेशन की, फिर हाइपोथेसिस दिया, फिर एक्सपेरिमेंट किए, फिर रीजनिंग की, एक्सपेरिमेंट, फिर रिजल्ट, कंक्लूजन, थ्योरी दी। थ्योरी अगर आपकी सही हुई और साइंटिस्ट ने उसे वेरीफाई कर दिया और टेस्ट कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो वो लॉ बन जाता है। तो अ साइंटिफिक लॉ, जो साइंसी लॉ होता है, इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, एक मुस्तकिल, एक जैसा फैक्ट ऑफ नेचर होता है, एक जैसा, बदलता नहीं। इट इज virtually एन irrefutable थ्योरी। वो एक न हटने वाली एक नजरिया होता है, irrefutable, जिसे आप रफा दफा नहीं कर सकते, आप इनकार नहीं कर सकते। जैसे जैसे लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, ये कुछ लॉ जो फिजिक्स में है, ये अब लॉ बन चुके हैं, तो इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये irrefutable थ्योरीज है, और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है, और यूनिफॉर्म है। तो ये मुस्तकिल है, लॉज ऑफ मोशन को आप चेंज नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है। तो ऐसे ही लॉ बनते हैं। बायोलॉजिस्ट इज शॉर्ट इन लॉज ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है वो लॉ में कुछ इसमें कमी है, क्योंकि हमारी जो फितरत है, फितरत वाली जिंदगी या इस कायनात में बहुत सी पेचीदा चीजें हैं, तो हम लॉ इतने नहीं बना सके। आज का बस इतना ही। अगला हमारा टॉपिक होगा डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। थैंक यू।